मैं हूँ जितेंद्र। यह एक ऐसा कैदी था जिसने ना ही जेल से भागने के लिए सुरंग बनाई, न जेल वार्ड को पार किया, ना ही गार्ड को चकमा दिया। उसकी योजना थी बिल्कुल चुपचाप, बिना जेलर के नजर में आए। फिर वह दिन आया जब सब कुछ हो रहा था जेल अथॉरिटी के सामने। फिर कैदी ने कुछ ऐसा किया जो दर्ज हो गया ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में। ये प्रिजनर था जॉर्ज सावास। George Savas was the king of the underworld. George Savas is serving 36 years for drug crimes. For notorious drugs boss George Savas. Savas defied guards and Is back inside tonight. George Savas. sons of George Savas removed from Maitland Jail. Sydney gangster George Savas is back on the streets. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1996 से। यह है देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है गोल्ड्सवर्थ करेक्शनल सेंटर, एक ऐसी जेल जिसे अभेद्य मानी जाती है। यह जेल केवल दीवारों और लोहे की सलाखों से नहीं बनी थी, बल्कि इसके साथ जुड़ा था एक विचार कि कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। यह राज्य की मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी, जहाँ वही कैदी रखे जाते हैं जिससे समाज को सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। इसी जेल के एक सेल में बंद था जॉर्ज सावास। सावास सिर्फ एक कैदी नहीं था, वह अपने पास्ट के साथ जेल के भीतर आया था। एक ऐसा पास्ट जिसमें सत्ता, पैसे, डर और खून सब कुछ शामिल था। बाहर की दुनिया में वह ग्रीस साइप्रस कम्युनिटी का एक इम्प्रेसिव फेस रहा था। सिटी काउंसलर, बिजनेसमैन और पर्दे के पीछे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नेटवर्क का ऑपरेटर। उसे मैरिक्विल का राजा कहा जाता था और वह इस सरनेम को गर्व से महसूस करता है। रेड मर्सिडीज स्पोर्ट कार, महंगे रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टियां और इसके इशारे पर चलने वाले लोग, यही उसकी पहचान थी। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। हेरोइन और इंपोर्ट के साजिश में पकड़ा गया और कुल 36 साल की सजा काट रहा था। 46 से 47 साल की उम्र में 36 साल की सजा का मतलब था कि वह शायद कभी भी बाहर की दुनिया में आजाद आदमी की तरह सांस नहीं ले पाएगा। आने के पहले ही हफ्ते में तय कर लिया था कि वह यहाँ मरने के लिए नहीं आया। उसने खुद को कभी कानून के अधीन नहीं माना। उसकी पूरी जिंदगी सिस्टम को चकमा देने में गुजरी थी। कस्टम ऑफिसर्स को खरीदना, कानून की जांच को भटकाना, गवाहों को डराना और खत्म करना। अब वही सिस्टम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और ये बात उसके अहंकार को एक्सेप्ट नहीं थी। गोल्डबर्न जेल के भीतर का जीवन हार्ड था। हर दिन एक जैसी डेली रूटीन, सुबह निगरानी, काम, खाना, लॉकडाउन और फिर निगरानी। उसने जल्द ही समझ लिया कि मैक्सिमम सिक्योरिटी का मतलब हर समय विजिलेंस नहीं होता। इंसान जहाँ होते हैं वहाँ थकान, लापरवाही और आदतें भी होती हैं। कई बार 80 से 90 कैदियों के लिए 6 से 7 ऑफिसर्स होते थे। कैमरे लगे थे, लेकिन कैमरों को देखने वाले लोग लिमिटेड थे। और सबसे अहम, अगर किसी एक जगह कुछ गड़बड़ हो जाता तो पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। यहीं से असली प्लान बनना शुरू हुआ। जानता है कि उसे अंदर से भी मदद चाहिए और बाहर से भी। बाहर की मदद कोई समस्या नहीं थी, पैसा, कॉन्टैक्ट और लोग उसकी पहुंच में थे। अंदर की मदद जरूरी नहीं थी कि सिस्टम के रूप में हो, कई बार सिस्टम की अपनी कमजोरियां ही काफी होती थी। उसके प्लान का बेसिक प्रिंसिपल था कि सब कुछ इतना नॉर्मल लगे कि कोई सवाल ही न उठे, जबकि बाहर उसके लोग तैयारी में लगे थे। प्लान में ध्यान भटकाना सबसे अहम था। जेल ऑफिसर्स अगर एक साथ कई समस्याओं में व्यस्त हो जाएं तो पहले ध्यान वहीं जहां वायलेंस और कंट्रोल खोने का खतरा दिखे। इसी सोच के साथ अदर कैदियों को भी शामिल किया गया। उन्हें पूरी योजना नहीं बताई गई, बस इतना कि एक फिक्स टाइम पर विजिटर एरिया में लड़ाई झगड़े करने हैं। इसके बाद जेल अथॉरिटी को कुछ सूचनाएं जरूर मिली थी। सावास भागने को सोच रहा है, इसी कारण उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी में रखा गया था। फाइनली वक्त आ चुका था 6 जुलाई। यह दिन यूं ही नहीं चुना गया था। आज के दिन स्टाफ कम रहने वाले थे, विजिटर लिस्ट लंबी थी और सामान्य दिनचर्या से ज्यादा हलचल होने वाली थी। उस सुबह वह नॉर्मल कैदी की तरह उठा, कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चाल होने वाली है। दोपहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गोल्डबर्न करेक्शनल सेंटर के भीतर सब कुछ बाहर से देखने पर नॉर्मल लग रहा था। वही निगरानी, वही आवाजें, वही गार्ड के बूटों की गूंज। विजिटर सेक्शन में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। लोग साइन इन कर रहे थे, नाम लिखे जा रहे थे, आइडेंटिटी कार्ड देखे जा रहे थे। दोपहर के 12:30 बजे 2 विजिटर अंदर आए। उन्होंने नॉर्मली रजिस्टर में साइन किया। किसी ने स्पेशल अटेंशन नहीं दिया कि मौसम ठंडा नहीं था, फिर भी उन्होंने कई लेयर्स वाले कपड़े पहन रखे थे। जेल ऑफिसर्स के लिए यह बस एक और विजिटिंग डे था। 90 के करीब कैदी, लेकिन सिर्फ 6 गार्ड ऑफिसर्स। यह इम्बैलेंस सिस्टम की कमजोरी थी। कैमरे चालू थे, मॉनिटर चल रहे थे, लेकिन हर स्क्रीन पर एक साथ ध्यान देना संभव नहीं था। कैदी सावास
बाद विजिटर सेक्शन में बैठा था, अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। गार्डों की बातचीत, कुर्सियों तथा विजिटर की आवाजें। दोपहर के ठीक बाद वह मोमेंट आया जिसकी योजना बनाई गई थी। विजिटर सेक्शन के एक कोने में अचानक शोर उठा। पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और फिर खुला झगड़ा। आवाजें तेज हो गईं और माहौल में एक विरोध फैल गई। कुछ कैदी एक दूसरे पर टूट पड़े। ये देख गार्डों का फीडबैक वही हुआ जिसकी कैदियों ने उम्मीद की थी। कम संख्या में मौजूद स्टाफ तुरंत उसी ओर दौड़े। उनका पूरा फोकस झगड़े को रोकने पर चला गया। विजिटर सेक्शन का काफी हिस्सा कुछ मिनट के लिए अनदेखा कर दिया गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने अपनी जेल यूनिफॉर्म उतारी, ऐसे जैसे यह कोई नॉर्मल काम हो। उसके नीचे पहले से कपड़े थे। उसने वह ग्रे जैकेट पहनी जो उसके विजिटर में से एक लेकर आया था। फिर सुनहरी विग लगाई। वह बहुत ज्यादा बनावटी नहीं था, न ही बहुत चमकदार। उसके बाद सनग्लास और फिर नकली दाढ़ी। उसके दोनों विजिटर उसके पास आए। कोई बातचीत नहीं हुई, बातचीत की जरूरत भी नहीं पड़ी। सब कुछ पहले से तय था। तीनों एक साथ बिना दौड़, बिना रुके बाहर की ओर बढ़े। पहला चेक पॉइंट आया, कोई सवाल नहीं। दूसरा चेक पॉइंट, कोई रोका नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा। हर सेकंड, हर सांस, हर कदम उनके लिए अहम था। 6 चेक पॉइंट पार कर चुके थे। हर जगह कैमरे थे, लेकिन कैमरों को देखने वाला स्टाफ उस वक्त गलत जगह पर देख रहा था। अगर कोई मॉनिटर देख भी रहा है तो उसका ध्यान उसी टेबल पर था जहां के लेन देन की आशंका की सूचना मिली थी। दरअसल झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि कैदी सवाज जेल के थ्रू स्मगलिंग करने वाला है। सिस्टम अपनी ही सूचनाओं में उलझा रहा। केवल 20 मिनट लगे। 20 मिनट में जॉर्ज सावास, एक ऐसा कैदी जिस पर लगातार निगरानी होनी चाहिए थी, जेल की दीवारों से बाहर सड़क पर खड़ा था। कोई सायरन नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस वह चलता रहा। जेल के बाहर पहुंचते ही माहौल बदल गया। बाहर उसका इंतजाम पहले से था, जबकि जेल के भीतर अभी भी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। झगड़ा काबू में आ रहा था। विजिटर धीरे धीरे निकल रहे थे, पर अचानक किसी ऑफिसर्स ने गिनती पर ध्यान दिया। नाम पुकारे गए। एक नाम नहीं आया, जॉर्ज सावास। पहले ये सोचा गया कि शायद वह अभी विजिटर सेक्शन में ही होगा। खोज शुरू हुई। कैमरे की फुटेज देखी गई। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, प्रिजन अथॉरिटी के चेहरे पीले पड़ने लगे। यह कोई सिंपल मिस्टेक नहीं थी। यह एक हाई प्रोफाइल कैदी की फरारी थी, और वह भी एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल से। अलार्म बजा, लॉकडाउन किया गया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। कैदी जेल से मीलों दूर जा चुके थे। शाम होते होते यह खबर पूरे न्यू साउथ वेल्स में फैल गई। इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सड़कों पर नाके लगाए गए। उसकी तस्वीरें जारी की गई। लेकिन यह सब उस आदमी के खिलाफ था जो सिस्टम से एक कदम आगे चलना जानता था। उसने अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया, छिपना, पहचान बदलना और सही समय का इंतजार करना। उसके पास पैसा था, ठिकाने थे और ऐसे लोग जो सवाल नहीं पूछते थे। जेल के भीतर जांच शुरू हो गई। यह माना गया कि कम से कम 8 लोग इस फरारी में शामिल थे। 4 अदर कैदियों पर भी शक गया, जिन्होंने ध्यान भटकाने में मदद की थी। शुरुआती हफ्तों में सिडनी से दूर नहीं गया। इस तरह रहा कि कोई उसे पहचान न सके। उसकी शक्ल बदल चुकी थी, बाल, दाढ़ी, कपड़े, सब कुछ। अब वह आदमी नहीं दिख रहा था जिसकी तस्वीरें कानून के पास थी। उसके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा। ड्रग व्यापार से कमाया गया धन, जिसे उसने अलग अलग तरीकों से सिक्योर रखा था। उसने ऐसे अपार्टमेंट चुने जहां सवाल नहीं पूछे जाते थे। ऐसे होटल नहीं जहां रजिस्टर भरना पड़ता है, बल्कि प्राइवेट लोकेशन। ऐसे लोग जिनके लिए पैसे ही सब कुछ है। सर्च टीम को यह पता था कि सवास के पास बाहरी मदद है। उसके पुराने कॉन्टैक्ट, अंडरवर्ल्ड के लोग और ऐसे चेहरे जो कभी रिकॉर्ड पर नहीं आए थे। यही वजह थी कि खोज आसान नहीं थी। हर बार जब कोई सूचना मिलती, या तो देर से मिलती या गलत डायरेक्शन में ले जाती। इन सब के बीच वह अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। 8 महीनों तक वह पकड़ा नहीं गया। वह इस दौरान सिर्फ छिप रहा था, वह जी रहा था। महंगे रेस्टोरेंट, बढ़िया खाना और उसके साथ महिलाएं। यह वही जीवन था जिसकी उसे आदत थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे हर वक्त सावधान रहना पड़ता था। मार्च साल 1997 में आखिरकार कुछ नया हुआ।
20 मार्च को पुलिस को अंडरवर्ल्ड से एक गुप्त सूचना मिली। सिडनी के एक बेहद फेमस जापानी रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखा गया। उसका रहन सहन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके आसपास की अरेंजमेंट किसी भी आम आदमी जैसा नहीं था। उसके पास 2 महिलाएं थी, एक सुनहरे बालों वाली, एक भूरे बालों वाली। सर्च टीम तुरंत हरकत में आई, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी शक्ल अब बदल चुकी थी। टीम के पास जो तस्वीरें थी वह फरहार के वक्त की थी। रेस्टोरेंट में बैठा आदमी उससे पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। फिर भी टीम ने जोखिम लेने का फैसला किया। जब वे उसके पास पहुंचे तो सीधे गिरफ्तारी नहीं की, बातचीत शुरू की। उसके नाम पूछे गए, नॉर्मल सवाल किए गए। जब उससे कहा गया क्या वह पुलिस स्टेशन चलने को तैयार है ताकि कुछ और सवाल जवाब किया जा सके, उसने परमिशन दे दी। यह सहमति ही पुलिस के लिए सबसे अजीब थी। लेकिन बाहर निकलते वक्त माहौल बदल गया। सड़क पर कदम रखते ही अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। भीड़ जमा हो गई। इस तरह उसकी आजादी वहीं खत्म हो गई। अरेस्ट के बाद उसकी पहचान की गई तो वह वही आदमी था जो 8 महीने पहले जेल से भागा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये थी शुरुआत। अब उसे सिर्फ ड्रग क्राइम की सजा नहीं भुगतनी थी, उस पर कस्टडी से भागने का आरोप भी था। मई के मंथ में उसे फिर से जेल भेजा गया। इस बार जगह अलग थी, मैटलैंड मॉल प्रिजन। ये जेल और भी कड़ी थी। जेल अथॉरिटी अब कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी। कैदी को भी पता था कि हालात अब बदल चुके हैं। उसकी उम्र बढ़ रही थी। 36 साल की सजा उसके लिए सिर्फ एक डिजिट नहीं थी, वह उसकी मौत की तारीख जैसी लगने लगी। 46 से 47 साल की उम्र में इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना उसके अहंकार और उसकी एम्बिशन दोनों के लिए अनबियरेबल था। यहीं से उसके भीतर एक आखिरी और खतरनाक ऊर्जा जमा हो रही थी। मैटलैंड गोल्ड जेल में एक नाम था जो उससे भी ज्यादा डरावना था, इवान मिलाट। बैकपैक सीरियल किलर, 7 साल की उम्र कैद की सजा काट रहा हुआ आदमी जिसकी क्रूएल्टी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया था। सवास और मिलाट एक ही विंग में थे। वे बगल की सेल में नहीं थे, लेकिन इतना पास थे कि दिन के समय एक दूसरे को देख और पहचान सकें। दोनों के बीच धीरे धीरे एक समझ बनने लगी। यह दोस्ती नहीं थी, यह पार्टनरशिप भी नहीं थी। ये 2 ऐसे आदमियों की साइलेंट कॉन्सेंट थी जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। सवास ने बाहर की दुनिया देखी थी, ताकत और ऐशो आराम देखा था। मिलाट ने डर और वायलेंस के सहारे अपना नाम बनाया था। दोनों अलग थे लेकिन एक जगह समान थे, वे जेल में मरने के लिए तैयार नहीं। यहीं से दूसरी फरारी के प्लान ने जन्म लिया। ये योजना पहले से कहीं ज्यादा हिंसक और दुस्साहसी थी। इसमें छिपने या भेष बदलने की जगह सीधे ताकत और हथियार की बात थी। एक सीढ़ी की रस्सी बनाई गई जिसे जेल की दीवार के ऊपर फेंकने की योजना थी। गार्ड को काबू में करना था, बांधना था, उसकी यूनिफॉर्म चुरानी थी। बाहर जेल की दीवारों के पास हथियारबंद साथी इंतजार करने वाले थे। जो भी रास्ते में आता उसे गोली मार दी जाती। यह एक ऐसा प्लान था जो अगर सफल हो जाता तो खून खराबे के बिना संभव नहीं था। सवास जानता है कि यह उसकी आखिरी कोशिश है। उसकी करोड़ों की दौलत भी अब काम नहीं आ रही थी। सिस्टम उनसे एक कदम आगे था। जेल अथॉरिटी को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ा दी गई, बातचीत सुनी जा सकती थी, एक्टिविटीज पर नजर रखी जाने लगी। 17 मई की रात तय थी। उसी रात जब जेल के भीतर दोनों अपनी अपनी सेल में तैयारी में थे, लेकिन बाहर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जेल की दीवारों के पास हैवी वेपन से लैस कई लोग सस्पिशियस कंडीशन में पकड़े गए। पुलिस और स्पेशल ट्रेंड जेल गार्ड पहले से तैयार थे। फरारी की योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जेल के भीतर सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट कर दी गई। दोनों कैदियों को अलग अलग कर दिया गया। कैदी के लिए ये झटका सिर्फ एक फेल्ड प्लान नहीं था, ये उसकी आखिरी उम्मीद का टुकड़ा था। अब उसे साफ दिखने लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा। जेल अथॉरिटी ने अब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी जेल से हटा दी। उसे जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे खत्म कर दिए गए। इस बार मेंटली पहले से कहीं ज्यादा अकेला बना दिया गया। फरारी की नाकाम कोशिश के लगभग 16 घंटे बाद जॉर्ज सवास अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। उसने एक चादर का इस्तेमाल करके खुद को फांसी लगा ली थी। जेल में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, कैसे एक हाई सिक्योरिटी कैदी जिस पर 24 घंटे निगरानी
पुरानी थी, ये कैसे कर पाया। कहा गया कि यह 36 साल की मिनिमम सजा से अंतिम बचाव था। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी कानून से बचकर निकाली थी, उसने अंत में कानून से बचने का आखिरी रास्ता खुद चुना। ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं थी, ये उस सिस्टम की भी थी जो कभी कभी अपनी ही कमजोरियों में उलझ जाता है, और उस इंसान की भी जो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इवन अगर उस हद के पार भी जहां मौत ही क्यों न हो।